गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है उससे बताती हूँ। बुक ऐसे इसको मेन करी हूँ वैसे बताती हूँ। मैं बहुत सारी बुक से चीज़ें उठा कर ला के आप लोग के लिए रखती हूँ। मतलब जो पॉइंट मुझे अच्छा लगता है वहाँ से मैं चीज़ें रख के वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं ये बुक बता रही हूँ। उसमें मैंने आपको रंग बता दिया, फ्लावर डेकोरेशन बता दिया, एलिमेंट्स बता दिया, आर्ट के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 7 तत्वों के बारे में बता दिया। आज मैं आपको सिद्धांत के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। मैं जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ, लेकिन पहले सिद्धांत खत्म करने दीजिए। उसके बाद यूथ में पूरा रंग हो गया, ये आवश्यक तत्व हो गया, और सिद्धांत हो गया, और फ्लावर डेकोरेशन हो गया, और एक चैप्टर और ख़त्म करूँगी, प्रकाश और फर्नीचर, इसको भी ख़त्म कर लेंगे। 2 चैप्टर और ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं सारे का एक बार में यूथ में भले करा दी हूँ, फिर से कराऊँगी। इतना मज़ा आएगा आप लोगों को करने में कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो चलिए पहले मुझे ये इतने आंतरिक सज्जा पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ। तो आज आप लोगों को मैं आंतरिक सज्जा बताने वाली हूँ। बच्चे साफ दिखता तो है, नीचे कमेंट कर दिया करो कि साफ दिखता है। मुझे लगता है कोई कोई बच्चे कहते हैं नहीं दिखता है। मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ आजकल, क्या बताऊँ। जैसे मैं आप लोग के लिए ऑर्डर करी हूँ, देखिए कब आता है। एक बार तो आया था, सही नहीं आया था ट्राइपॉड, इसलिए फिर मैंने उसको वापस कर दिया। वापस भी नहीं हुआ, वो भी मेरे पास पड़ा है, फिर वापस आ गया। तो चैप्टर है कला के सिद्धांत। तत्व तो मैंने बता दिया था, रेखा, आकार, नमूना, बनावट, खाली स्थान, प्रकाश और रंग, ठीक है। 7 तत्वों के बारे में मैंने बता दिया था। रेखा का क्या उपयोग है, आकार कैसे बनता है, बनावट किसे कहते हैं, किसी चीज़ जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू कर स्पर्श करके पता चले वो बनावट होती है। फिर आपको मैंने नमूना बता दिया था कि इन चीज़ों से मिलकर क्या, जैसे मैं कुर्ती का उदाहरण दी थी, कुर्ती कैसे काटी जाती है, कैसे उस पर डिजाइन बनता है, तो नमूना बन गया। फिर खाली स्थान की क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश पे रंग, प्रकाश और बनावट और रंग के संबंध को मैंने बताया था। मैंने कोई एक पॉइंट नहीं छोड़ा। बुक तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं अपनी मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन बुक पढ़ाने की बात मैं कर रही हूँ कि मैं एक लाइन नहीं छोड़ती बच्चे। आपको मैं एक एक लाइन समझाती हूँ और ईमानदारी से समझाती हूँ, ये सोच के समझाती हूँ कि जो बिगिनर है उनको मेरी वीडियो समझ में है। भाई जो तैयारी कर लिए उनके लिए तो इस वीडियो का कोई महत्व नहीं है, पर जो बिगिनर है ना उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। उन्हीं के लिए मैं बनाती हूँ स्पेशली, कि उनको समझ में आ जाए। और जिन बच्चों की तैयारी हो गई, जो मेरी फ्रेंड्स की तैयारी हो गई, वो अगर कुछ रख के अपना रिवाइज़ करना चाहती है तो देखने का मन करे तो देख सकती हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत को जानने से पहले कुछ इसका मतलब समझ लीजिए, इसका बैकग्राउंड क्या चीज़ है। तो आपको पहले पता, आपने तत्व देख लिया, उसी तरह कला के सिद्धांतों का भी प्रयोग होता है। जैसे आप हैं, जैसे आप मान लो, आप हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन अपने आप को ले लो, उसकी आंखें बहुत सुंदर, उसका चेहरा बहुत सुंदर, उसके बाल बहुत सुंदर, काले घने लंबे, वो खुद बहुत सुंदर, लेकिन उसकी लंबाई 9 फीट है, तो क्या वो अनुपात में है। तो आप बोलेंगे नहीं मैम वो अनुपात में नहीं है, तो क्या हुआ, वो संतुलन में नहीं है। तो वो क्या कर रही है, कला के सिद्धांत का, उसकी जो शरीर की बनावट है, जो उसकी लंबाई है, वो कला के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही, इसलिए क्या है, सुंदर नहीं लग रही है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कला की क्या होती है, सिद्धांतों को, कला के तत्व और सिद्धांतों से क्या है, हम तो ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की प्रकृति की हर चीज़ इसमें समाहित हो जाती है। जैसे आप ले लो, अगर आप बेड ले लो, आप सोफ़ा ले लो जो कि ये मैनमेड है, ले लो। जैसे एक प्लांट ले लो, रोज़ का फूल ले लो। देखो एक 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 बेसिक एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियाँ होती हैं, जैसे लीव्स होते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग फूलों की लंबाई चौड़ाई आयत अनुपात होता है। देखिए ना, ये चीज़ें होती हैं। वैसे ही रंग का ले तो रंग के भी अपने डायमेंशन होते हैं, उनके भी अपने हल्के रंग, गाढ़े रंग, कैसे कहाँ कौन से रंग, सब चीज़ें फिक्स हैं। तो उसी तरह ये सिद्धांत है, इसके बारे में जान लेते हैं, चलिए। तो लिखा है कला के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। कला जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। आपको बताए थे कला ही ऐसा माध्यम है जिससे कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है। कला चाहे कोई भी हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला, वस्त्रकला, हस्तशिल्प कला, गृह निर्माण कला या गृह सज्जा कला, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यही चीज़ आगे लिखी हुई है। सिद्धांत कितने हैं, तो कला के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अनुपात, नंबर 1, नंबर 2 संतुलन, नंबर 3 लय, नंबर 4 अनुरूपता जिसे हार्मनी कहते हैं। एक अनुपात होता है जिसे प्रपोर्शन कहते हैं, दूसरा अनुरूपता होता है जिसे हार्मनी कहते हैं, इसे एकता भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दबाव या बल, इसे इम्फेसिस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम इम्फेसिस कहते हैं।
फिर यहाँ पे है ये देखिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ गंदा हो गया इसलिए इसको ढक देते हैं। फिर यहाँ पे हो गया अनुपात, जिसे प्रपोर्शन कहते हैं। अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहले की बात हो रही है, ये जो पहला है ना, इसकी बात हो रही है अनुपात की, प्रपोर्शन की। तो लिखा है कि अनुपात क्या है, तो अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे संबंधों का नियम, लॉ ऑफ रूल भी कहते हैं। अनुपात हर चीज़ में होता है, जैसे आपको ये चीज़ बताना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ध्यान दो, अनुपात में हर चीज़ अनुपात में ही सुंदर लगती है। आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, खाने में नमक, हल्दी, मसाला, हर चीज़ जब वो संतुलन होगा, एक अनुपात में होगी, एक बैलेंस में होगी, तभी वो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ अनुपात का मतलब किससे है, तो प्रपोर्शन से है। ठीक है, इस पर इसे और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे मैम संबंधों के नियम से जानते हैं। लॉ ऑफ रूल किसे कहते हैं, तो अनुपात को कहते हैं। अनुपात को किस और नाम से जानते हैं, तो आप संबंधों का नियम, लॉ ऑफ रूल्स कहते हैं। ठीक है, किसे, अनुपात को। मैं 2-3 बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको याद हो जाए, क्योंकि यह कला के तत्वों, आकार, आकृति, रंग, बनावट, प्रकाश, नमूनों से संबंधित है। गृह सज्जा में इसका तात्पर्य कमरे के विभिन्न वस्तुओं तथा उनके उचित आकार से है। गृह सज्जा करते समय रेखा, आकार, स्थान, रंग, प्रकाश तथा बनावट में अनुपात होना चाहिए, तभी वह सुंदर और आकर्षक दिखती है। आपको पता ही है, प्रकृति स्वयं ने भी कला के सिद्धांतों का अनुसरण करके सुंदर एवं विस्मयकारी चीज़ों का निर्माण किया। अभी हम आप बताएं कि रोज़ का फूल ले लो, देखो फूल के अकॉर्डिंग पत्तियां होती हैं, वैसे उसके प्लांट की बनावट होती है, कितना आकार घेरता है। देखो आप गुड़हल ले लो, उसके हिसाब से रहेगा। हर चीज़ की क्या है, जैसे देखो रोज़ में ये जो मेरी गुलाब गेंदे का फूल होता है, देखो पत्तियाँ उसके जैसे फूल की पत्ती उसके पेटल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी लीव्स होती हैं। तो प्रकृति ने भी अनुपात का अपने, मतलब जब प्रकृति ने निर्माण किया सृष्टि का, तो उसने भी अनुपात का ध्यान रखा। ठीक है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल, तालाब, नदी, तालाब, पर्वत, सभी कुछ क्या अनुपात में दिखाई देते, तभी ये क्या लगते हैं, मन को हरने वाले, सुंदर लगते हैं, रोचक एवं आकर्षक दिखते हैं। यही कहीं भी आकार, आकृति, रंग, बनावट यदि अनुपात भंग होता है तो क्या छोटे बड़े हो जाते हैं, तब वस्तु सुंदर दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, भद्दे, बेडौल, अनाकर्षण व बदसूरत दिखते हैं। अतः गृह सज्जा को आकर्षण, जीवंत, लुभावना, सुंदर, सरस बनाने के लिए अनुपात पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। देखो ये चीज़ें अनुपात में ना, जैसे आप कोई घर बनाओ, कमरे क्या अगर अनुपात में हो, लंबाई चौड़ाई, तो क्या होती है, उतनी ही ज़मीन में अगर आपने एक प्रोपोर्शन का ध्यान रखे, बाथरूम इतना होना चाहिए, गैलरी इतनी निकलनी चाहिए, लाबी ऐसी होनी चाहिए, टेरिस ऐसी होनी चाहिए, रूम इतने बड़े बड़े होने चाहिए, उतनी ज़मीन वो घर सुंदर लगता। अगर अनुपात का ध्यान न रखे, कोई रूम लंबा, कोई रूम पतला, कोई रूम चौड़ा, तो क्या तो वो सुंदर नहीं लगता, मन को नहीं भाता। देखो ये गलत अनुपात है, कहीं इतनी ज़मीन कहीं एकदम पतला कर दिया, कहीं थोड़ा चौड़ा तो इतना कर दिया, तो क्या ये अनुपात में नहीं, मतलब ये रॉन्ग है। ये देखो सही है, उतनी ही जगह में है, लेकिन देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है। स्टेला सुंदरराज के शब्दों में, प्रपोर्शन मीन द रिलेशनशिप ऑफ साइज और एरिया टू वन अनदर और टू ए होल। मतलब कहने का है, माप एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध होता है। स्टेला सुंदरराज ने कहा था माप और क्षेत्रों का, मापों का और क्षेत्र का, मतलब किसी चीज़ के मेजरमेंट का और एरिए का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध होता ही होता है। भाई एरिया का ही मेजरमेंट करते हैं, उसी के अनुसार चीज़ों को बांटेंगे प्रपोर्शन में। तो स्टेला सुंदरराज ने वही कहा कि मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से एक दूसरे के क्या होता है, संबंध होता है। आप समझ जाना भाई, जब कोई एरिया है तो एक एरिया एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, उसका मेजरमेंट होता है। कुछ अगर उसमें आप निर्माण करेंगे तो उसका भी मेजरमेंट होता है। ठीक है, यदि कमरा छोटा हो तथा उसे भारी व बड़े आकार के सोफा सेट, ऊंची पलंग अथवा बड़ी अलमारी से सजा दिया जाए तो जरा भी नहीं शोभते। सही बात है, छोटा बड़ा कमरा हो, छोटी छोटी चीज़ों को रख दीजिए तो बिल्कुल सुंदर नहीं लगते। लिखा है कि पुष्प सज्जा करते समय फूलदान तथा फूलों के रंग, आकार, प्रकार के अनुपात होना चाहिए। लंबे फूलदान में छोटे डंठल वाले फूल लगा देने पर पुष्प सज्जा आकर्षण सुंदर नहीं लगती। ध्यान देना, बहुत छोटे फूलदान में बहुत बड़े बड़े डंठल वाले फूल भी शोभा नहीं देते। खाने वाले मेज पर लंबे फूलदान रख दिए जाए तो वो भी बहुत सुंदर नहीं लगते। और लंबे फूलदान कहाँ रखे जाते तो आप बताएंगे, घर के कोने में। ठीक है, आपने पीछे क्वेश्चन भी देखा था और यूथ में शायद ये क्वेश्चन आया था। भवन निर्माण करते समय खिड़कियां एवं कमरों की लंबाई चौड़ाई में अनुपात होना चाहिए। वर्गाकार कमरा जरा भी नहीं शोभता। इसी तरह बहुत अधिक लंबाई वाला कक्ष भी सुंदर एवं आकर्षक प्रतीत नहीं होता। मतलब जितनी लंबाई उसके अनुसार चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है,
आप क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? तो आप पढ़ रहे हैं कला के सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है अनुपात, जिसे प्रपोर्शन कहते हैं, आप वो पढ़ रहे हैं। आप उसके अंदर इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक अनुपात में होनी चाहिए। स्टेला सुंदर ने राज ने कहा है कि माप का और एरिया का मतलब मेजरमेंट का और किसी एरिया में क्या होता है, पूरी तरह से ये संबंध होता है या तो संबंध होता है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, किसने कहा? तो स्टेला सुंदर राज ने कहा। और अनुपात को क्या और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे मैम प्रपोर्शन, मतलब उसे और किस नाम से जानेंगे? तो आप कहेंगे मैम संबंधों का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से संबंध रखते हैं ये। प्राचीन समय में यूनानियों ने भवन निर्माण एवं कक्ष के सजावट हेतु एक निश्चित अनुपात निर्धारित किया। वे अनुपात आज भी प्रचलित है। चपटी आयताकार वस्तु में सौंदर्य व आकर्षण उत्पन्न करने के लिए लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 3:2, 5:3 तथा 8:5 का होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक मिनट बच्चे होल्ड करना, कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देना इस चीज़ों को। ठीक है, ग्रीक अनुपात, ग्रीक प्रपोर्शन। प्राचीन ग्रीक डिजाइनर अनुपात के विशेषज्ञ थे और उनकी कला और वास्तुकला को शताब्दियों तक स्थान विभाजन में शुद्धता परफेक्शन के संक्षिप्त संग्रह के रूप में विचार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो स्तर निर्धारण किया था वह वर्तमान समय में भी उपयोग लाया जाता है। मनुष्य के शारीरिक अनुपात के आधार से ग्रीक व्यक्तियों ने मनुष्य के शरीर के अनुपात संबंधी नियमों को बनाया। मनुष्य के शरीर के अनुपात संबंधी नियमों को किसने बनाया? तो आप बोलेंगे देखिए ग्रीक व्यक्तियों ने बनाया। ग्रीक पूर्वजों द्वारा स्थान के संबंधों हेतु उपयोग में लाए जाने वाले आयत को स्वर्ण आयत, गोल्डन एब्लॉक कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता था? स्वर्ण आयत, द गोल्डन एबलॉन्ग कहा जाता था। इस आयत में छोटी भुजा पर 2 इकाई एवं बड़ी भुजा पर 3 इकाई का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार 2:3 का सुंदर अनुपात दर्शाता है। ठीक है, और देखिए इन्हीं लोगों ने 2, 3, 3, 5 लिखा है ना, यहाँ पे यूनानियों ने किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है विशेषज्ञ जो इन सुंदर कार्यों का अध्ययन करने की कोशिश करते थे। आप लोग को दिखता है कि नहीं? मैं तो यही चक्कर में पड़ी रहती हूँ। कोशिश करते हैं वह यह विश्वास करते हैं कि ग्रीक अनुपात गणितीय अनुपात से लिया गया है। यह अनुपात संख्याओं की उस श्रृंखला पर आधारित है जो कि पूर्व की 2 संख्याओं के योग द्वारा प्रगति करती है। इस प्रकार जो अनुपात प्राप्त होता है वह है 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको बस दिखाने के लिए, आपके ज्ञान के लिए आपको बता दी। चलिए फिर आगे आते हैं। हम अनुपात देख रहे थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे 3:2, 5:3, 8:5 का होना चाहिए। अर्थात किसी वस्तु की लंबाई यदि 3 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। इसी तरह त्रिविमीय 3 डायमेंशनल वस्तुओं, जिसमें आपने देखा है ना कि मॉडल क्या है, तो वो 3D है ना, तो वही 3D की ये बात हो रही है। इसे 3D कहते हैं, 3D, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमको दिखे। जैसे कोई मंदिर, कोई टेम्पल जो हमको सामने से दिखाई जा रही हो, वही है कि त्रिविमीय 3 डायमेंशनल वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई हो, कि सजावट के लिए चौड़ाई लंबाई एवं ऊंचाई में 5 संबंधे 7 संबंधे 11 का अनुपात होना चाहिए। त्रिविमीय अगर कोई वस्तु है जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई तो कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा 5 संबंधे 7 संबंधे 11 होना चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
होना चाहिए। उदाहरण, यदि किसी वस्तु की चौड़ाई 5 इंच है तो लंबाई 7 इंच एवं ऊंचाई 11 इंच होनी चाहिए, ठीक है, तभी वे शोभते हैं। यदि खिड़की की चौड़ाई 3 फीट है तो ऊंचाई 4.5 होनी चाहिए। इसी तरह कक्ष की चौड़ाई, लंबाई एवं ऊंचाई में भी सही अनुपात हो तो आकर्षण प्रतीत होते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत का एक जो पहला पॉइंट है, सिद्धांत के 5 सिद्ध का प्रकार है ना, उसमें पहला जो अनुपात है वो आप पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों में गृह सज्जा का यह अनूठा गुण ईश्वरीय देन होता है। वह चाहे जिस तरह से भी घर को सजाए, देखने वाले उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उनकी हर सज्जा भली, सुहावनी एवं रोचक प्रतीत होती है, परंतु अधिकांश लोगों को यह गुण स्वयं के प्रयास से पत्र पत्रिकाएं पढ़कर दूसरों से सीखकर अर्जित किया था। यही चीज़ आपने कलर में भी पढ़ी थी, यही चीज़ आपको विन्यास में पढ़ी थी कि बहुत लोगों को ये ईश्वरीय देन होती है, जो चीज़ें आती हैं, कुछ लोगों को इनके लिए क्या करनी है, स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है। अनुपात को भली भांति समझने के लिए कला के इन 3 तत्वों को समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुपात में रेखाएं, अनुपात में दूरी और अनुपात में माप। आपने क्या पढ़ रहे हैं? आप तो आप अनुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात क्या है? मैं कई बार बोल देती हूँ बेटा, आप इसको मतलब सोचा करो। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये चीज़ क्या हो, ये चीज़ आपको रिपीट हो। जैसे मैं ये चीज़ खान सर से सीखी हूँ। खान सर भी कोई चीज़ को क्या होता है, 4 बार 10 बार बोलते हैं, चीज़ें याद हो जाती हैं। वैसे ही अगर आप भी ऐसे करो, कोई चीज़ मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला है अनुपात में क्या है? अनुपात में रेखा, प्रपोर्शन इन लाइन। अनुपात में दूरी, प्रपोर्शन इन डिस्टेंस। अनुपात में माप, प्रपोर्शन इन मेजरमेंट। याद करिए, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप। एक बार मेरे साथ पढ़िए, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप। फिर एक बार, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप। याद हो गया? पहला आता है अनुपात में रेखा, प्रपोर्शन इन लाइंस। गृह सज्जा को आकर्षण, सजीव, सरस, सुंदर एवं मोहक बनाने के लिए रेखाओं में अनुपात होना चाहिए। आपको पता है ना कितने का अनुपात होना चाहिए? 3 2 5 3, 3 संबंधे 2, 5 संबंधे 3, 8 संबंधे 5। और अगर लंबाई जैसे 3D है, अगर जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, तो 5 संबंधे 7 संबंधे 11 का अनुपात होना चाहिए। मतलब ये क्या है? ये एग्जाम्पल है। जैसे अब जितना लंबा रूम हो उसके हिसाब से ऊंचाई, उसके हिसाब से चौड़ाई होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पूरी दुनिया में 5 संबंधे 7 संबंधे 11 का ये अनुपात होना चाहिए, नहीं। बस एक ये क्या है कि एक कह सकते हैं मतलब परफेक्ट या एक एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। रेखाओं में अनुपात होना चाहिए। जब तक रेखाओं में सही समानुपाती के संतुलन अनुपात नहीं होगा, तब तक कोई भी वस्तु सही आकार आकृति ग्रहण नहीं कर सकेगी। अनुपात को और किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे संबंधों के नियम से। आप बोलेंगे, ठीक है, संबंधों के नियम से जानते हैं, ठीक है। किससे जानते हैं? तो संबंधों के नियम से जानते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रूल्स कहते हैं, ठीक है। जब तक ये इतना हो गया, रेखा द्वारा किसी वस्तु को बड़ा या छोटा करके दिखाया जा सकता है। जी हाँ, दिखाया जा सकता है। अगर आप ये ऐसे करके, इसीलिए कहते हैं कि जो छोटी लेडीज़ जिनकी हाइट कम होती है, उन्हें क्या, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप बोलेंगे मैम अभी आपने तत्व पढ़ाया था, उसमें रेखा में 4 प्रकार की रेखाएं थी। खड़ी, पड़ी, आड़ी, मतलब इसको तिरछी कहते हैं, आड़ी तो इसे ही कहते हैं। खड़ी, पड़ी को आड़ी कहते हैं, पड़ी को ओरिजेंटल कहते हैं, समतल कहते हैं, ठीक है। और सीधी को क्या कहते हैं? सीधी कहते हैं। और वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और जो खड़ी, आड़ी, तिरछी और कर्व, ये 4 रेखाएं हमने आपको पढ़ाया था ना। तो इसमें क्या लिखा है? रेखा द्वारा किसी वस्तु को बड़ा छोटा दिखाया जा सकता है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जितनी लंबाई और जितनी चौड़ाई इन दोनों की समान है, देखने पे आपको कौन सा लंबा लग रहा है? ऑब्वियसली ये ही लंबा लग रहा है कि नहीं? और ये क्या लग रहा है? चौड़ा लग रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे कद की महिलाएं होती है उनको वर्टिकल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए, तो देखने में क्या होगा? लंबी लगेंगी। जो पतली लेडीज़ होती है उनको क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए, देखने में थोड़ी चौड़ी लगेंगी, ठीक है। अब आप यहीं से देख लो, आपको अंतर दिख रहा है साफ साफ। आपको ये लंबा दिख रहा होगा, ये चौड़ा लग रहा होगा, मतलब बस हमारी आंखों का एक भ्रम है, आभास देता है। और बराबर इनके माप बराबर है, मेजरमेंट। चित्र ए एवं बी दोनों एक ही लंबाई चौड़ाई के हैं, परंतु ए में खड़ी रेखा है यह अधिक बड़ा एवं लंबा प्रतीत हो रहा है, जबकि बी चौड़ाई में अधिकता का एहसास दिला रहा है। यदि कमरे की ऊंचाई अधिक है तो आड़ी रेखा वाले नमूने युक्त पर्दे, दरियां, कालीन एवं अन्य सजावटी वस्तु लगाकर कक्ष की सुंदरता में आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि कमरा क्या है? ऊंचा है। यदि कमरा ऊंचा है तो आड़ी, मतलब
दीवालों की लंबाई ज़्यादा है, लंबी है। पहले के घरों में देखिए क्या दीवारें बड़ी लंबी लंबी होती थी। आप जो सरकारी आवास होते हैं आप गौर करिएगा, उनकी दीवारें क्या होती हैं, बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो वही चीज़ अगर वैसी हैं तो जो आप कर्टेन यूज़ करेंगे, पर्दे यूज़ करेंगे, जो दरियाँ, कालीन, कारपेट, ये सब क्या होगा, ऐसे लाइन वाली, कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है, समतल पड़ी वाले यूज़ करेंगे। इसके विपरीत यदि कक्ष की ऊंचाई कम है, पता नहीं समझ रहे हैं, लिख के बता दूं, सोचती हूँ लाइव आके पढ़ाऊँ। देखिए अगर यदि कमरे की दीवारें लंबी हो, ठीक है, कमरे की मतलब लंबे होंगे, छोटे होंगे नहीं, मतलब तो ऊंचाई ऑटोमेटिक घर की बढ़ जाएगी। अगर ये चीज़ क्या हो, सामान्य से अधिक लंबे हो, तो जो आप इस पे पर्दे, ये खिड़कियों पे जो पर्दे लगाओगे ना, ये खिड़कियों पे जो ऐसे ऐसे पर्दे लगाए हो ना आप, ये जो पर्दे लगे हैं, ये पर्दे क्या होने चाहिए, इन पे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लाइन होनी चाहिए। उससे क्या होगा, छोटे होने का, रूम के दीवालों का छोटे होने का आभास होगा। जो आपने दरी लगाई है ज़मीन पे, वो उसमें भी क्या होनी चाहिए, ऐसी धारी होनी चाहिए, ठीक, ऐसी धारी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, रूम छोटा दिखेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर दीवारें ऊंची हो तो जो दरी, जो कारपेट, जो कर्टेन, जो ये दरी, मतलब जो चीज़ आप घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या होनी चाहिए, वो समतल लाइन, पड़ी लाइन होना चाहिए। इसके विपरीत यदि कक्ष की ऊंचाई कम है, छत नीची तथा खड़ी रेखा वाले पर्दे लगाकर कक्ष की सुंदरता में चार चांद लगाना। मतलब अगर दीवार की ऊंचाई, मतलब ऐसे दीवार है और इसकी ऊंचाई कम है, दीवार की जो लंबाई कह सकते हैं कम है, तो आप क्या करेंगे, तब उसमें आप जो पर्दे, कर्टेन यूज़ करेंगे वो ऐसे ऐसे लाइन वाले, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है, लंबाई का आभास दिला। ऐसे ही फैशन में भी है कि अगर कोई छोटे कद की स्त्री है तो वो खड़ी लाइन के कपड़े पहने, जो पतले कद, पतले मतलब पतली है जो लेडीज़, मतलब वो क्या हो, चौड़ी लाइन, पड़ी लाइन के कपड़े पहने, ठीक है। वही चीज़, अनुपात में दूरी। अब तक आपने क्या पढ़ा, अनुपात में रेखा पढ़ा था, और रेखाओं को यहाँ पे आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पे आपने देखा था, आप अभी ये 3 प्रकार के होते हैं ना, कितने प्रकार की होती हैं, तो इनके में 3 तत्व होते हैं, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी और अनुपात में माप। तो आपने अनुपात में अभी तक क्या पढ़ा, रेखा, रेखाओं का भ्रम देके, रेखाएं बनाकर, लंबी आड़ी पड़ी रेखा का यूज करके चीज़ों को क्या है, छोटा बड़ा दिखाया जा सकता है। इसीलिए आपने क्या पढ़ा, अनुपात में रेखा। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, अनुपात में दूरी, प्रपोर्शन इज डिस्टेंस। आकर्षण एवं मनोहारी गृह सज्जा के लिए अनुपात में दूरी, प्रपोर्शन इन डिस्टेंस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सजावट में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि वे कक्ष को नवीन एवं आकर्षक रूप प्रदान कर सके। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, दूरी। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, रेखा। दूरी का मतलब क्या होता है, चीज़ों को कितनी दूरी पे रखे, कितनी डिस्टेंस पे रखे, कहाँ रखे कि वो चीज़ें क्या उस रूम को एक बैलेंस दे दे, एक अनुपात दे दे। वही चीज़ कहा जा रहा है, कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए। और आप इसी का नियम पढ़ रहे हैं, आकार में दूरी, अनुपात में दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कक्ष में फर्नीचर, दीवारों पर चित्र, पेंटिंग सजाते समय दूरी पर भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत छोटे कमरे में ढेर सारे चित्र पास पास लगा देने पर वे जरा सा भी नहीं शोभते। इसी तरह यदि बहुत छोटी पेंटिंग चित्र को दीवार पर बहुत अधिक ऊंचाई पर लगा दिया जाए तो भी वे सुंदर नहीं लगते। आप पढ़ क्या रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं अनुपात में दूरी, इसलिए आपको डिस्टेंस की बात कही जा रही है कि नज़दीक नज़दीक कोई चीज़ लगा देंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई छोटी सी सीनरी है, बहुत ऊंचाई पर लगा देंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए इसमें दूरी की बात की जा रही है ना, तो नहीं सोचते। यदि समान ऊंचाई की विभिन्न वस्तुओं को समान दूरी पर रखकर सजाया जाए तो वे अनाकर्षण एवं भद्दे दिखते हैं, जबकि असमान ऊंचाई की वस्तुओं को एक समान दूरी पर, ध्यान देना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लिखा है यदि समान ऊंचाई की विभिन्न वस्तुओं को समान दूरी पर रखकर सजाया जाएगा तो वो अनाकर्षण एवं भद्दे दिखेंगे। ध्यान देना, समान ऊंचाई पर समान वस्तु को अगर रख कर सजाया जाएगा तो कैसे लगेंगे, वो भद्दे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, वो भद्दे दिखेंगे। और ध्यान देना, असमान ऊंचाई की वस्तुओं को समान दूरी पर लगाया जाएगा तो ये रुचिकर एवं मोहक लगेंगे। असमान ऊंचाई है और जो आप लगाने वाले हैं, जो मतलब आपके पास जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, समान है। मतलब देखो जैसे ये है एक समान का, ठीक है, जैसे एक समान
ऐसे सारी वस्तुएं क्या एक समान की हैं, और जो जो दीवार है वो क्या आसमान है, और सब वस्तुएं क्या देखते हैं आप, पेंटिंग लगाते हैं एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके लगाई जाती है, बिल्कुल समान होती है, मतलब समान उनकी माप लंबाई चौड़ाई होती है, तो क्या वो सुंदर लगे, लेकिन समान दूरी पर समान डिज़ाइन नहीं सुंदर लगती, यही ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है, नहीं मोहक लगते हैं। इसी तरह कक्ष में फर्नीचर एवं उपसाधनों को सजाते समय इनकी दूरी में अनुपात पर बल देना जरूरी है। दूरी में अनुपात पर बल देना जरूरी है। बड़ा एवं भारी फर्नीचर दीवार के सहारे लगी होनी चाहिए। बड़ा एवं भारी, देखते नहीं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवार के सहारे लगी होती है, दीवार पे ही टंगी होती हैं कील गाड़ के या किसी चीज़ का सपोर्ट देके लगी होनी चाहिए। तथा छोटे फर्नीचर उसके आसपास इस तरह से व्यवस्थित होने चाहिए। क्या कहने मतलब, औपचारिक सज्जा हो गई, क्योंकि छोटे फर्नीचर है, अगर एक समान है तो औपचारिक हो गए, अगर छोटे चीज़ें अगर एक समान नहीं है तो वो क्या हो गई, वो हो गए अनौपचारिक। तथा कमरा बड़ा एवं व्यवस्थित लगे तथा आने जाने के लिए स्वतंत्र मार्ग भी मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, बड़ा एवं भारी फर्नीचर दीवार के सहारे लगी होनी चाहिए तथा छोटे फर्नीचर उसके आसपास रखे चाहिए। बड़ा जैसे बड़ा सोफा जो है वो ना दीवार से टच होना चाहिए, और जो बड़ा जो दीवान दीवान बेड कहते हैं, उसी टाइप के सोफे भी बड़े बड़े आते हैं, वो दीवार से टच होने चाहिए। और जो छोटे छोटे सोफे हैं, कोई चेयर रखी है कुछ और रखा है, तो वो क्या होने चाहिए, स्टूल वगैरह रखे हैं तो वो उनके अगल बगल होने चाहिए, और ऐसे ही लगाते हैं, अरेंज ऐसे ही किया जाता है। आसपास इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए कि कमरा बड़ा व्यवस्थित लगे तो आने जाने के लिए स्वतंत्र मार्ग भी मिल जाए। दूरी है ना, तो डिस्टेंस की बात हो रही, तो इतना डिस्टेंस रहे कि आपको आने जाने का मार्ग मिल जाए। पेंटिंग कैसी है, तो लंबी दीवार है अगर, तो उस पर क्या होती है, लंबी दीवार है तो उस पर एक समान पेंटिंग होनी चाहिए। अगर समान दीवार है तो उस पर अगर मतलब एक समान दीवार है और एक समान पेंटिंग है तो वो आकर्षण उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन असमान दीवार है, समान पेंटिंग है, तो क्या होगा, आकर्षण दिखेगा। नेक्स्ट आता है अनुपात में माप। अब आप तक अपने क्या पढ़ा, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनुपात में माप। और आप पढ़ क्या रहे हैं, तो सिद्धांत, कला के सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है अनुपात, 5 सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है अनुपात, प्रपोर्शन, उन्हीं के हम तत्व देख रहे हैं। तो उसमें 3 तत्व हैं, रेखा, दूरी और माप, ठीक है। अनुपात में माप, कोई भी सज्जा तभी सुंदर एवं आकर्षण लगती है जब उसका माप भी अनुपात में हो। माप से आशय है वस्तु की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई। मेजरमेंट कैसे लेते हैं किसी चीज़ की लंबाई, आप कपड़ा सिलवाने जाते हैं अपना मेजर देते हो ना, तो देखो ब्रेस्ट लेता है, फिर कमर लेता है, आपकी लंबाई लेता है ना, मेजर करता है ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका लेता है, तो यही होता है मेजर। उदाहरणार्थ, यदि किसी दीवान की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई उचित माप में नहीं होगा तो सुंदर नहीं दिखेंगे। वो सुंदर नहीं दिखेंगे। सॉरी, एक उचित माप की दीवान 4 इंच गुणे 6 इंच अर्थात चौड़ाई 4 फीट तथा लंबाई 6 फीट। अच्छा, ये फिट लिखा हुआ, एक यहाँ पे कॉमा है तो फिट 2 हो जाता तो इंच हो जाता, ठीक है। तो 4 गुणे 6 फीट मतलब चौड़ाई 4 फीट, लंबाई क्या है 6 फीट, उपयुक्त माप है। देखो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ये एग्जाम में आता है। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चे की पढ़ने वाली स्टडी मेज होती है उसकी कितनी, मतलब स्टडी मेज कह सकते हो या बच्चा जिस पे अपनी बुक, अगर बच्चा नीचे बैठ के पढ़ता है टाट पे चटाई पे, तो वो जो मेज होती है जिसपे अपनी बुक वगैरह रखता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आपने मुझे आंसर नहीं दिया। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सेल्फ होती है उसकी एक मतलब अच्छी, सेल्फ की एक अच्छी दूरी, मतलब कितनी होनी चाहिए ऊंचाई, उसका भी आपने मतलब 20-25 लोग तो वीडियो देखे होंगे, लेकिन किसी ने भी मुझे इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, किसी ने भी इसका आंसर हमको नहीं दिया। आप क्यों नहीं दिया नहीं पता नहीं, वीडियो देख के स्किप करते हैं कि वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, कि आपको दिखता ही नहीं है, पर किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। अगर देते तो शायद आपको ही फ़ायदा होता, है ना, देते तो किसको फ़ायदा होता, आपको फ़ायदा होता, लेकिन क्या हुआ, आपने दिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक कोई ना कोई देगा ही, कोई नहीं देगा तो फिर मैं बताऊंगी। आज का और टाइम दे देती हूँ कि कोई ना कोई तो देख के बुक में से कहीं से भी खोज के हमें बताएगा, ठीक है।
2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, दीवान की माप कितनी होनी थी, 4 फीट गुणे 6 फीट। अच्छा, एक उपयुक्त माप, एक उपयुक्त मेज़र माना जाता है 4 फीट गुणे 6 फीट। यदि इसकी चौड़ाई 5 फीट, लंबाई 6.5 या 7 फीट कर दी जाए तो दीवान जरा सा भी नहीं सोपता। प्रायः हम किसी इमारत अथवा सुंदर भवन देखकर उठते हैं, बहुत सी सुंदर है क्योंकि हमारी आंखें उस पर देखने को विवश हो जाती है और हम उसे मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहते हैं। हम आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास से अभिभूत हो जाते हैं, मन प्रसन्नता से खिल उठता है। इसका कारण है इस इमारत की बनावट में सहयोग देने वाले सभी भाग में परस्पर एक उचित व संतुलित अनुपात है जो आंखों को सुख प्रदान करता है। इसकी खिड़कियां, दरवाजे, बालकनी, पोर्च, बरामदे, छत, गलियारे, सीढ़ियां, कमरे सभी कुछ के माप में एक अनुपात होता है जिसके कारण वे उसके साथ जुड़ी हुई एवं सहभागी लगती हैं। मतलब आपने पढ़ा अनुपात की बातें जान गया आपने। अनुपात अगर रेखा में तो क्या लंबी रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जा रही है कि दीवार अगर लंबी है, बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो उस पर समतल पड़ी रेखाओं के पर्दे, दरी, कर्टन, कालीन लगाने चाहिए। और अगर दीवार छोटी है तो उस पर खड़ी लाइन के कर्टेन, कालीन, कारपेट, दरिया इत्यादि उपयोग करनी जाती है। ये आपने क्या पढ़ा था, रेखा पढ़ा था, अनुपात में रेखा। फिर आपने पढ़ा अनुपात में दूरी। तो अनुपात में दूरी में आपने क्या देखा, तो अनुपात में दूरी में आपने देखा कि जैसे क्या होता है, डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होना चाहिए, चीज़ों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत लंबी दीवार और असमान है तो उस पर समान माप की पेंटिंग्स लगानी चाहिए। ठीक है। फर्नीचर जो होते हैं, बड़े फर्नीचर, अगर बहुत बड़े फर्नीचर है, दीवान, बेड, दीवान, सोफा है, तो उसको एकदम दीवार से टच करके लगाना चाहिए। छोटे छोटे हैं उनको अगल बगल उसके रख देना चाहिए। तो ये क्या आने जाने का रास्ता छोड़ना चाहिए। हर चीज़ को एक बैलेंस में, एक दूरी पे रखना चाहिए। ये अनुपात में दूरी हो गई। फिर आपने क्या पढ़ा, अनुपात में माप। आप माप को जान लीजिए, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी क्या होती है, मेजरमेंट होता है या माप होता है। ठीक है। तो अब माप की बात करें तो एक अच्छे बेड की क्या माप होगी, एक अच्छे, मतलब हर चीज़ का एक माप होता है ना। एक कह सकते हैं कि एक साधारण, एक या एक आदर्श, आइडियल कह सकते हैं, एक आइडियल माप होता है हर चीज़ों का। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती है। अब कोई बहुत लंबा हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग बेड बनाइए, बनवाना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ क्या होता है, एक आइडियल माप की बनती है। जैसे मार्केट में क्या बेड का आपको बोलना पड़ता है इतना लंबा चौड़ा बनेंगे, नहीं। आप जाते हैं, बेड देखते हैं, बेड अच्छा खासा लंबा चौड़ा दिखा, आप ले लेते, लेकिन वो एक आइडियल माप का बना होगा ना कि भाई इतना लंबा रहेगा तो भाई ठीक है सोने के लिए। तो वही चीज़ लिखा है, 4 फीट गुणे 6 फीट का माप क्या आदर्श माप माना जाता है, उपयुक्त कह सकते हैं। आपने 3 चीज़ समझ ली। अब नंबर आता है, वही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दी गई है। अब मैं संतुलन की बात करती हूँ। अब नंबर आता है संतुलन का, जिसे क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। आंतरिक सज्जा में संतुलन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बैलेंस का बहुत स्थान है कल हर चीज़ में। अगर आप बैलेंस में कोई चीज़ अपने, मतलब कपड़े पहने, अगर वो बैलेंस में नहीं, उसका रंग, उसका कलर, उसकी डिज़ाइन, तो आप कितने भी सुंदर है कुरूप दिखेंगे। आपने जो ज्वेलरी डाली वो भी आपके शरीर, आपके फेस, आप सबके अनुसार बैलेंस में होना चाहिए। आप किचन में खाना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, अगर उसमें कोई चीज़ संतुलित मात्रा में, नमक नहीं है, संतुलित मात्रा में क्या बोलते हैं, हल्दी नहीं है, तो दाल नहीं अच्छी लगेगी। चाय बना रहे हैं, अगर संतुलित मात्रा में चीनी नहीं डाला, चाय पत्ती नहीं डाला, कोई चीज़ ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ में आपका व्यवहार, आपके विचार, सब चीज़ में क्या होना चाहिए, बैलेंस। अगर आप सामाजिक प्राणी है तो आपको समाज में एक बैलेंस होके भी रहना पड़ता है। चीज़ें हर चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर आप अति करेंगे तो क्या होता है, समाज में उस चीज़ का बहिष्कार होता है, उन लोगों को बहिष्कृत किए जाते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ है, हर चीज़ हर जगह क्या होता है, बैलेंस की जरूरत होती है। बैलेंस में होकर रहना आइडियल माना जाता है। तो इस तरह ये आंतरिक, आप पढ़ रहे हैं कला के डिज़ाइन, सज्जा, डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सज्जा के अंदर भी बैलेंस की बात होगी। तो आंतरिक सज्जा में संतुलन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह संतुलित भाव को जागृत करता है। सृष्टि की प्रत्येक रचना एवं क्रियाकलाप में संतुलन दिखाई पड़ता है। नदी, पेड़ पौधे, सागर, पर्वत, फूल, फल, पत्ती, सभी में संतुलन है, तभी वह मोहक, आकर्षक, लुभावना एवं सुंदर दिखते हैं। जैसे मैंने एक रोज़ प्लांट की आपको एक एग्जाम्पल दिए थे कि देखिए जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उन पत्तियों के हिसाब से होते हैं। जो कलियाँ खिलती हैं, देखो फ्लावर से छोटी होती हैं, तो उस फ्लावर के हिसाब से कलियाँ बनती हैं, तो उस आप अट्रैक्ट होते हैं ना, जब कहीं गुलाब के फूल का प्लांट पौधा देखते तो आप अट्रैक्ट होते हैं ना, देखने में आपको सुंदर लगता है ना। पार्क में देखिए चीज़ें क्या होती है, एक बैलेंस में लगाई जाती है, लंबे, मतलब लंबी लताएं, लंबे फूल, फिर उसके नीचे छोटे फूल, छोटे, तो क्या यही बैलेंस होता है। हमको ये आकर्षित करती है, हमारे मन के भाव को जगाती है। ठीक है। एक वृक्ष का ही उदाहरण लें, इसकी जड़ से लेकर तना, फल, फूल, बीज, फल संतुलन में रहता है। दिन रात, सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, ये सभी संतुलन के ही उदाहरण है। हमारे जीवन में यदि काम, आराम, सुख, दुख भी
बीच संतुलन नहीं है तो केवल दुखी दुख अथवा सुखी सुख हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। मानव उन्नति, सही बात है, कहते हैं ना दुख के बाद सुख आता है तो आप सुख की कीमत समझेंगे, सुख के बाद अगर दुख आता है तो आप दुख की कीमत समझेंगे। हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है, उसकी कमी, उसकी अधिकता आपको बताती है। अगर आप कभी ज़िंदगी में फेल ना हो, बस पास हो पास हो पास हो, तो आप पास की वैल्यू क्या जानेंगे कि पास हो गए तो कोई वैल्यू। लेकिन एक फेलियर जब एक बार पास होता है तो उस पास की क्या होती है, उसकी उसकी ज़िंदगी में जो वैल्यू होती है कि लोग क्या इमोशनल होकर रोने लगते हैं, तक कि नहीं, आपने चीज़ें देखी हैं। तो वही होता है, जब कमी के बाद आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिलती है तब उस चीज़ की क्या करते हैं, आप अहमियत रखते हैं। यही क्या होता है, संतुलन है, बैलेंस, वरना जीवन क्या नीरस हो जाएगा। मानव उन्नति एवं विकास नहीं कर सकेगा अगर संतुलन नहीं है। तो अतः जीवन में संतुलन आवश्यक है। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। यदि व्यवहारिक जीवन में संतुलन नहीं हो तो हमारा सामंजस्य, एडजस्टमेंट दूसरे लोगों के साथ नहीं बैठेगा। मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। गृह सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक, आनंददायी बनाने के लिए वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, रचना, बनावट आदि में संतुलन आवश्यक है। ठीक है, किसमें, आप समझ लो, तत्वों में संतुलन आवश्यक है। वो वही कह रहा है, यह कला का आधारभूत सिद्धांत है। कला का आधारभूत सिद्धांत क्या है कि गृह सज्जा अगर आप करो तो उसके जो तत्व है ना, जो रेखा, रूप, आकार, रंग, खाली आकार, प्रकाश इत्यादि जो है, इनमें क्या बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस यही क्या है, यही है कला का आधारभूत सिद्धांत, जिसके उपयोग से विभिन्न वस्तुओं के संयोजन में समानता एवं समायोजन आ जाती। किसके द्वारा, तो संतुलन के द्वारा। गोल्ड स्टीन ने संतुलन के संबंध में अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए हैं कि संतुलन ऐसा आरामदायक एवं विश्रामपूर्ण प्रभाव है। संतुलन क्या है, आरामदायक एवं विश्रामपूर्ण प्रभाव है, जो रंगों और आकारों को केंद्र के चारों ओर से इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है जिससे केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण हमें मिलता है, स्थिति बनी रहती। किसने कहा था, गोल्डस्टीन ने कहा था। इसमें उन्होंने रंग की बात की थी और किसकी बात की थी, आकार की बात की थी, कि इनका ऐसा बैलेंस बना दिया जाता है किसी चीज़ों में कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, एक संतुलन दिखने लगता है, केंद्र बन जाता है। ठीक है, और चीज़ें आकर्षित लगने लगती है, वो मुझे अट्रैक्ट करने लगती हैं। किसने कहा था, गोल्डस्टीन ने कहा था। इसमें आप क्या चीज़ पकड़ोगे, क्या चीज़ ध्यान रखोगे, तो वही चीज़ उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने रंग और आकार को केंद्र में रखकर संतुलन करने की बात कही थी। किसने, गोल्डस्टीन ने। क्रेग और रस ने क्या कहा था, संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष प्राप्त करता है। रस है, रस क्या कह रहे हैं, रस पिए, रस, किसी जूस को ही रस कहते हैं। मैं एक ट्रिक ऐसे बता रही हूँ, किसी जूस को रस कहते हैं। जब आपको बहुत तेज प्यास लगी होती है और आपको एक गिलास गन्ने का रस दिया जाए या गुड़ का बना के रस दे दिया जाए, तो आपको जो आराम और जो शांति मिलेगी, जो संतोष ना, वो उस टाइम किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। एक गिलास, कोई बहुत तेज प्यास लगी, कोई एक गिलास ठंडा पानी ही दे दे, तो लिक्विड है, रस की बात मैं करी, फलों का एक गिलास कोई जूस दे दे, तो आपको क्या मिल जाएगा, शांति और संतोष मिल जाएगा। तो आप यहाँ से समझ लेना कि रस पीकर क्या होता है, शांति और संतोष मिलता है। किसने कहा था, क्रेगियोम रस ने कहा था। ठीक है, अतः संतुलन से तात्पर्य आराम, विश्राम, शांतिमय स्थिति से होता है। अब यहाँ से आप सबको लगा लो कि भैया रस पिए तो विश्राम मिला, मतलब नींद आने लगी, मन को शांति हुई तो मुझे संतोष मिला। किसने कहा, क्रेग ने कहा था, रस पी करके। आप जब ये शब्द पाना तो यहाँ से समझ लेना, इसके प्रयोग से सज्जा आकर्षण, जीवंत एवं मनोहारी प्रतीत होती है तथा दर्शकों को सुख, आनंद एवं हर्ष, उल्लास, उत्साह की अनुभूति होती है। स्टेला सुंदरराज के शब्दों में संतुलन स्थिरता पर बल का समान वितरण है। ध्यान देना, संतुलन क्या है, स्थिरता पर बल का। जैसे कोई वस्तु है, अगर उसमें संतुलन है ना, तो मतलब आपको अट्रैक्ट, बल क्या करता है, किसी चीज़ पे दबाव डालता है ना। ठीक है, तो वही क्या है, बल का समान वितरण है जो विश्राम एवं शांति देता है। ये भी किसकी बात कर रहे हैं, विश्राम और शांति की बात कर रहे हैं। स्टेला सुंदरराज भी देखिए विश्राम और शांति की बात कर रहे हैं। यह रंगों एवं आकृतियों के ऐसे संयोजन से प्राप्त होता है जिसमें मध्य बिंदु के दोनों ओर समान आकर्षण हो। इनका एक चीज़ पकड़ना, स्टेला सुंदरराज ने कहा था कि मध्य बिंदु में दोनों ओर क्या हो, समान आकर्षण होता है। मतलब कहने का मतलब ये मध्य बिंदु हो गया, इसके इधर जितना बल है किसी चीज़ में, उधर इतना बैलेंस है। मतलब चीज़ें आपको मैं इस पे बताती हूँ, चीज़ें क्या है, बैलेंस में है। 2 इंच अगर फिट इधर है तो 2 फीट इधर है। ठीक है, चीज़ें क्या है, बैलेंस में। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको मध्य बिंदु माना, जितना इधर है उतना ही इधर है। किसने कहा, तो स्टेला सुंदरराज ने कहा। ठीक है, किसने कहा, स्टेला सुंदरराज ने कहा था कि संतुलन स्थिरता पर बल
का समान वितरण है। देखो समान वितरण की बात किसने की थी, स्टेला सुंदर राज ने की थी। इस चीज को ध्यान रखना। उन्होंने कहा था किसी एक बिंदु को केंद्र मान लेंगे, उसके क्या करेंगे, दोनों ओर समान आकर्षण हो जाएगा, वही क्या है, संतुलन है। और किसने कहा था, तो सुंदर राज ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने, सुंदरता में, या सुंदरता कह सकते हैं, स्थिरता या बल के समान वितरण, समान बंटवारे की बात किसने कही थी, स्टेला सुंदर राज ने कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी एक चीज को मध्य बिंदु मान के दोनों ओर क्या होता है, समान वितरण, वही क्या होता है वही संतुलन है। आकर्षण गृह सज्जा के लिए फर्नीचर, दरी, कालीन, कुशन, कवर, बेडशीट, फूलदान आदि के रंग, रूप, आकार, भार, माप, बनावट, दूरी, अनुपात, प्रकाश आदि में संतुलन रखता है। ये तत्वों में संतुलन रखता है, वही सिद्धांत है। सिद्धांत तो भी कौन सा, संतुलन की बात की जा रही है। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं तो ऐसे बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रही हूँ कुछ कुछ डाल के, कि आपको अच्छा लगे। तो वही चीज़ है कि संतुलन के कितने प्रकार है, तो संतुलन के 2 प्रकार है, औपचारिक, अनौपचारिक। आपने उधर क्या देखा था, रेखा के कितने तत्व थे, तो आपने बोला मैम रेखा के हमने 3 तत्व देखे थे। आपने रेखा के 3 तत्व बताया था। रेखा के, अरे सॉरी, अनुपात के प्रपोर्शन जिसे कहते हैं, प्रपोर्शन के कितने तत्व थे, तो आप बोलेंगे मैम 3, ठीक है। आकार में रेखा, आकार में दूरी, अनुपात में यार, अनुपात में अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी और अनुपात में माप। आपने अभी मैं पूरा समराइज करूँगी, जब खत्म कर दूंगी तब। अनुपात में माप, ये 3 चीज़ आपने देखा था ना, किसमें, अभी जो आप पहला सिद्धांत देखे थे। अब दूसरे नंबर के सिद्धांत में क्या है, तो संतुलन के बस 2 टाइप हैं। संतुलन के कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। कौन कौन से, तो इसमें एक आता है औपचारिक, एक क्या है अनौपचारिक। एक क्या है औपचारिक, दूसरा क्या आता है, तो आप बोलेंगे अनौपचारिक, ठीक है। दूसरा क्या है, तो आप बोलेंगे अनौपचारिक। औपचारिक में चीज़ें क्या होती, जैसे आपने अगर बीच में यहाँ पे कोई वॉश लगाया, मतलब फ्लावर पार्ट रखा, अरेंज किया, ठीक है, बड़ा लंबा फ्लावर पार्ट अरेंज किया, यहाँ पे कहीं रखा, तो इसके दोनों तरफ छोटे छोटे, मान लो अगर आपको प्याले रखने हैं या कैंडल रखना है, ठीक है, कैंडल मान लो आपने, तो दोनों ओर समान रखोगे। क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, समान कैंडल जलाओगे। अगर इधर जला रहे तो इधर भी जलाओगे। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, तो अनौपचारिक में ये होता है कि अगर आप मान लो यहाँ पे बीच में वॉश रख दिए बड़ा, ठीक है, तो एक तरफ आपने क्या किया, कोई बच्चों का टॉयज या कोई स्टैचू वगैरह रख दिया, एक साइड क्या किया, कैंडल रख दिया। इधर क्या होता है, चीज़ें अनबैलेंसिंग होती, इधर क्या होती है, एकदम समान होनी चाहिए। और यही बात किसने कही थी, केंद्र मान के दोनों तरफ तक समान होना चाहिए। किसने कही थी, आप बोलेंगे मैम स्टेला सुंदर राज ने यही कहा था। संतुलन की बात उन्होंने यही कही थी कि बीच में कोई चीज़ हो, केंद्र मान लो, और दोनों तरफ बराबर चीज़ें हों, वही क्या किसने कहा था, तो स्टेला सुंदर राज ने कहा था। इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ तक आपने देखा औपचारिक एवं अनौपचारिक। इसको मैं पढ़ा के आगे वाला कल बताऊंगी, वरना ओवर हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो ही गई है। चलिए यहाँ तक चलिए देख लीजिए। अच्छा, औपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस, इसे सम संतुलन या व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। आप समझ रहे होंगे किस हिसाब से कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ चीज़ें बराबर होती है। सम संतुलन या व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। यह वह संतुलन है जिसमें किसी वस्तु को केंद्र मानकर या काल्पनिक मध्य रेखा मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर समान माप, बनावट, भार, आकार, रंग, रूप, आकृति की वस्तु सजाकर रखी थी। मतलब वही जो स्टेला सुंदरराज की डिफिनेशन है ना, स्टेला सुंदरराज की जो डिफिनेशन है, देखो इस पे पूरी तरह से लागू होती है औपचारिक संतुलन पे, ठीक है। दूसरा आपने इसमें देखिए कई है, एक द्विसुडोल संतुलन। औपचारिक संतुलन भी 2 प्रकार के, एक द्विसुडोल संतुलन, दूसरा प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन। दूसरे में आता है अनौपचारिक संतुलन, इसमें कोई टाइप नहीं है, इसमें कोई टाइप नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लय। ये कितना मैं बता दी आपको, बस समझ लीजिए। आपको मैंने संतुलन बताया, संतुलन के 2 टाइप, औपचारिक और अनौपचारिक बताया। अब इसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको चीज़ें बताऊंगी। अगर एक दिन आपको मैं सारा बड़बड़ बोल दूंगी ना, आप समझ नहीं पाओगे, फिर आपको क्या होगा, ओवर हो जाएगा और इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो इतना आप जितना मैं बताई हूँ उसको 1-2 बार देखना। अगर आपकी पास बुक होगी तो आप अपनी बुक भी पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और टेक केयर।